students, you all are welcome in a very special session of feminization of agriculture. इसका क्या मतलब है? बहुत बड़े मीन्स है। हम बात कर रहे हैं फेमिनाइजेशन की, यानी कि एक तरीके से जो चीज भारत में अगर हम पारंपरिक तौर पे देखें या फिर ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो अभी तक आपने एग्रीकल्चर देखा होगा ज्यादा से ज्यादा किसके द्वारा लीड किया जाता था? मेंस के ही द्वारा, यानी कि एक जो पुरुष वर्ग है वही कहीं ना कहीं कृषि के लिए कहा जाए कि सबसे उपयुक्त पर्सन माने जाते थे, सबसे उपयुक्त व्यक्ति माने जाते हैं कि जो भारत में जो कृषि है वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान या कहीं कि पुरुष प्रधान ही नजर आती है, यानी कि पुरुषों द्वारा ही। चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, भारत की ऑल ओवर द इंडिया अगर आप देखें, बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे विमेन्स का इन्वॉल्वमेंट आपको एग्रीकल्चर में एक मेजर पोर्शन के तौर पे दिखाई दे। ठीक है, लेकिन ये सिनेरियो कुछ समय से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मैं कुछ समय भी कम ही बोलूंगी, क्योंकि अभी आपको एक डेटा दिखाएंगे जो कि 2011 की सेंसस का है, यानी कि 2011 की जनगणना का, जिसमें साफ साफ आंकड़े बताते हैं कि 33.5% अब इन्वॉल्वमेंट जो है वो खेती में या फिर कहीं की कृषि में, एग्रीकल्चर में अब विमेन्स का हो चुका है। और अगर हम अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2011 के आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से माइग्रेशन हुआ एग्रीकल्चर में। क्योंकि हर किसी को एग्रीकल्चर की बजाय अब अपनी इनकम जो ज्यादा नजर आ रही है वो शहरों में जाके कोई ना कोई जॉब करके नजर आ रही थी। यही कारण है कि लोगों ने माइग्रेट किया, और माइग्रेट करने की वजह से जो विमेन्स का इन्वॉल्वमेंट था एग्रीकल्चर में वो बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो आज का जो सेशन है मेरा वो इसी बात पर है कि क्या हुआ है, क्या इसके कॉजेस हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, या फिर कहें कि ऐसी चीजें हो जाने से विमेन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको भी हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। तो देखिएगा यहाँ पे एज पर दी सेंसस 2011, यानी कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, अप्रोक्सीमेटली 33.7% ऑफ रूरल मेल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी की इच्छा होती है कि उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके लिए जो उसकी आजीविका का जो साधन है उसमें सुधार हो, लगातार उसमें ग्रोथ हो, और साथ ही साथ उसके परिवार यानी उसकी फैमिली का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमेशा एक जैसा ही ना रहे। यानी कि पहले भी वो अगर जिस तरीके से कहा जाए कि लो क्वालिटी गुड्स का यूज कर रहे थे, अपने खाने में प्रयोग कर रहे थे, कम गुणवत्ता वाले उत्पादों का, तो आज भी वो करे, ऐसी इच्छा तो बहुत कम ही लोगों की होगी। यानी कि हर कोई चाहता है कि उसकी जो अर्निंग है उसमें लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिले, और जरूरी भी है। क्योंकि चीजें वहीं पे तो सस्टेन नहीं है ना, इन्फ्लेशन तो लगातार होता ही रहता है, यानी महंगाई तो बढ़ती ही रहती है। लेकिन अगर महंगाई के साथ आपकी इनकम नहीं बढ़ी, देन हाउ विल यू सर्वाइव? आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ना। तो या तो आप जिस एम्प्लॉयमेंट में या कहीं जिस फील्ड में आप इन्वॉल्व हैं, लगातार उसमें खुद ही इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कम से कम उतनी ग्रोथ तो होती रहे, और अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी काम करते आए हैं प्रीवियसली उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो देखिएगा, इसमें बताया गया है कि लगभग 33.5% से ज्यादा लोगों ने माइग्रेट किया। किस चीज के लिए? इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के अवसरों को ढूंढने के लिए, एंड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और अपनी आर्थिक जो उनको अवसर मिल रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उन अवसरों को अवेल करने के लिए, यानी कि उनको पूरी तरीके से कहा जाए उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए उन्होंने माइग्रेट किया। ठीक है, अब देखिएगा, द इंक्रीजिंग माइग्रेशन ऑफ रूरल मैन has led to the feminization to the agriculture sector with the participation of women in agriculture and allied activities becoming more significant। अब आप ही बताइए, अगर किसी के पास खेत है, वो व्यक्ति यानी कि जो एक तरीके से जो खेती कर रहा था या एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से लीड कर रहा था, वो व्यक्ति माइग्रेट कर जाएगा, लेकिन उसके खेत तो वहीं पे है ना।
उसका जो मेन इनकम का सोर्स है वो तो यही है ना। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को लीड कर रहा था, जब वो माइग्रेट कर गया तो जाहिर सी बात है, यानी कि जो भी उसके घर में रेस्ट ऑफ पर्संस है उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपनी ट्रेडिशनल इनकम को बनाए रखें, या फिर कहें जो उनके खेत है, अगर वो व्यक्ति चला गया तो उनके खेत में जो इनकम उन्हें मिल सकती है वो उनकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, यानी कि जहां से वो इनकम पा सकते हैं वो इनकम वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि घर में जो भी है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो यही कुछ कारण है जो इंक्रीजिंग माइग्रेशन देखने को मिला है रूरल मेंस का। इसी बात ने लीड किया है किस चीज को लेकर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया है। और होना भी चाहिए, और नहीं होगा तो फिर उनकी इनकम कैसे होगी, और अगर इनकम नहीं होगी तो वो सरवाइव कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा, टू एड्रेस दिस changing scenario, it becomes essential to keep women at the center of the India's policy initiative। अभी तक क्या होता था कि अगर मेंस के द्वारा लीड किया जा रहा था तो उनका हर ओपिनियन लिया जाता था, यानी कि कृषि के क्षेत्र में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, वो कौन से सुधार चाहते हैं, ये सारे ओपिनियन उनके लिए जाते थे। लेकिन अब जब महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट इस लेवल तक बढ़ रहा है तो भारत सरकार को भी इस पे कंसर्न करना चाहिए। ये जो चेंजिंग सिनेरियो है कि इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है अगर इतनी ज्यादा है तो उनका ओपिनियन भी उसी तरीके से लिया जाना जरूरी है। तो इसीलिए ये हाल फिलहाल में काफी चर्चा में था कि ये सिनेरियो जो चेंज हो रहा है, क्या इसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो ये तो रही बात कि क्यों ये न्यूज में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कारण क्या है, ऐसा क्या है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कारण के बारे में बात किया कि क्यों फेमिनाइजेशन हुआ, लेकिन ये माइग्रेशन ही क्यों हुआ, यानी कि जो रूरल मैन है इन्होंने सिटीज की तरफ क्यों मूव किया, या फिर कहें कि इन्होंने क्यों अर्बन एरियाज की तरफ मूव किया, ठीक है। तो देखिएगा, जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क। पहली बात तो हमारे देश में लगभग आपको हर क्षेत्र में जेंडर डिवीजन वर्क देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जैसे कि एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि ये काम कोई पर्टिकुलर महिला ही कर सकती है और ये काम कोई पर्टिकुलर पुरुष ही कर सकता है, यानी काम को भी जेंडर के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जो महिला है वो रात में 1 बजे भी टैक्सी चला सकती है। लेकिन अगर आप भारत में बात करें तो शायद ही आपको 20 या 50 ऐसे आंकड़े दिख जाएंगे कि जहां पे आपको महिला टैक्सी ड्राइवर या फिर कहें कि महिला ट्रेन ड्राइवर या फिर ऐसी कोई फील्ड जॉब है जिसमें नाइट ड्यूटी करनी पड़े, तो बहुत ही कम रेशियो आपको दिखेगा, क्योंकि कुछ काम जो है वो जेंडर बेस्ड ही बना दिए गए हैं। अभी आगे आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये है कि जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क है। अब ये क्यों कारण है, तो देखिएगा, वीमेन आर मोर विलिंग टू एक्सेप्ट लो पेड इरेगुलर वर्क, यानी कि महिलाओं को अक्सर ऐसा वर्क वो एक्सेप्ट करती हैं करना जो जिसमें कोई कहा जाए सर्टेनिटी ना हो, कोई रेगुलरिटी ना हो। उनको लो पेड यानी कि जो छोटा मोटा काम होता है घर का वो वही काम करना चाहती हैं, यानी कि उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी है वो यहीं तक है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेंस क्या होता है, उनको पर्टिकुलर पता होता है कि उनको ड्यूटी करनी ही करनी है, उनको जॉब पे जाना ही जाना है, तो उनको पता है। लेकिन महिलाओं का क्या है, उनको जो पता है वो घर का हाउस होल्ड का काम तो पता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई काम कहिए तो बहुत ही कम रेशियो आपको दिखेगा जो रेगुलर बेसिस पे कोई काम करना चाहे, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरी बात, आर इजी टू हायर एंड फायर, आर थॉट टू बी डोसाइल एंड हार्ड वर्किंग। अब इनको क्या माना जाता है कि ये इनको इजीली ये कभी जॉब करेंगी फिर छोड़ देंगी, या कोई काम किया फिर नहीं किया, है ना। दूसरी बात, आर थॉट टू बी डोसाइल एंड हार्ड वर्किंग। अब इनको ऐसा माना जाता है कि ये जितना भी मेहनत वाला काम है सिर्फ वही कर सकती हैं, कोई मेंटल वाला काम है तो शायद ये नहीं कर सकती, और ये बात ये खुद भी मान चुकी हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन इनके अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी है महिलाओं में वो यही है, ठीक है, कि वो सिर्फ हार्ड वर्किंग काम ही कर सकती हैं। वो कोई ऑफिशियल वर्क या फिर कहें कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है या कोई कहा जाए क्लैरिकल वर्क है,
वो ये काम नहीं कर सकती, ऐसा उनकी खुद की भी सोच है। ठीक है, अब देखिएगा, एंड सर्टेन जॉब्स आर टाइपिफाइड एज विमेन्स वर्क, और भारत में कुछ वर्क तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जिनको कहा जाए अटैच कर दिया गया है विमेन वर्क से, यानी कि ये काम तो औरतों का ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई कपल है या फिर हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड वाइफ में वाइफ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है लेकिन वाइफ जो है वो जॉब नहीं करेगी, आपको बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलेगा। हस्बैंड जो है हो सकता है वो उतना एजुकेटेड नहीं है लेकिन फिर भी वो ही जॉब करेगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा है, बट आप देखेंगे अगर रेशियो में बात करेंगे तो आपको यही रेशियो ज्यादा नजर आएगा कि भले ही वो वेल एजुकेटेड है बट जॉब कौन करेगा, मेल पर्सन ही, फीमेल पर्सन नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी कि जो विमेन्स वर्क है वो कुछ वर्क ऐसे हैं जो उन्हीं के साथ ही अटैच कर दिए गए हैं कि ये काम तो वही करेंगे, जबकि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर विमेन वर्किंग है तो क्या मेन जो विमेन वर्क कर रही हैं वो ये काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन टाइपिफाई कर दिया गया कि ये काम तो उन्हें ही करना है। ठीक है, अब देखिएगा, सोशल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन रिजर्व फॉर मेल्स, ये भी एक कारण है। जैसे कि कभी भी आपने देखा होगा, आज से नहीं सदियों से ये चीज चली आ रही है कि अगर अर्निंग के लिए या फिर कहें कि अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए अगर किसी को कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो ये 90 to 95% तय है कि मेल पर्सन ही जाएगा, फीमेल पर्सन नहीं जाएगी बाहर। ठीक है, तो ये एक कारण है। तो देखिएगा, men are generally perceived as breadwinners as they receive more education opportunities and are preferred for physical labor, यानी कि अगर घर से बाहर जाके कोई भी काम करना है या शहर से बाहर जाना है या फिर देश से बाहर जाना है तो ज्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि men will move, यानी कि जो पुरुष हैं वही जाएंगे। तो इसका कारण भी है, क्यों? क्योंकि उन्हीं को माना जाता है कि वही ब्रेड विनर्स हैं। ब्रेड विनर्स का मतलब यहाँ पे यही इनकम जनरेट कर सकते हैं, यही इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा पहले होता भी आया है कि वही ज्यादा एजुकेटेड भी होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल भेजने का या स्कूल में जाने का जो सिनेरियो भारत में पिछले कुछ दशकों से तो हम बहुत ज्यादा सुधार देख रहे हैं, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं, बट अगर उसके पहले की बात कर ले तो ये एक जनरल लॉ जैसा था कि अगर पढ़ना है तो पढ़ाना है अगर किसी को घर में तो पहले मेल पर्सन को ही पढ़ाया जाएगा। बहुत रेयर था कि किसी फीमेल पर्सन को कोई हायर एजुकेशन में उसको एनरोल किया जाए। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। क्यों? क्योंकि उन्हीं को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्हीं को ज्यादा एजुकेट किया गया, तो जाहिर सी बात है जो वर्क भी बाहर के मिलेंगे उस क्राइटेरिया में फॉल भी यही होंगे। विमेन्स उस क्राइटेरिया में फॉल भी नहीं हो पाएंगी कि उस काम को वो कर सकें। और दूसरी बात, जो फिजिकल लेबर माना जाता है, इसमें भी माना जाता है कि जो फिजिकल लेबर वाला वर्क है वो मेल पर्सन ही कर सकते हैं, फीमेल पर्सन नहीं कर सकती। फीमेल पर्सन ज्यादा से ज्यादा घर पे हाउस होल्ड का काम कर सकती है, यानी कि अपने चिल्ड्रंस को देखना या फिर खाना बनाना। तो ये ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा है, लेकिन अगर हम मेजर पोर्शन की बात करें तो कुछ ऐसा ही रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखिएगा, इसीलिए भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं। आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि भाई जब सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं और सभी लोग पढ़ सकते हैं तो फिर उसमें डिफरेंस ही क्या है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं ले रही है, लगातार भारत में इसीलिए इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। जहाँ पे आप देखते थे पहले कि शायद ही कोई गांव में कोई गर्ल किसी डिग्री कॉलेज में जाती हो, आज बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि कोई ना जाता हो। ठीक है, तो इतनी जल्दी तो हमें ये इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट डेफिनेटली इट विल शो। ठीक है, लेकिन ये दिखेगा बहुत जल्दी, ये रिफ्लेक्ट होगा। ये जो रेशियोज अभी दिख रहे हैं ये रेशियोज आधे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, व्हाट आर दी कॉजेस पे ही अभी हमें, तो इसकी वजह से होता क्या है, यानी कि जब उनको ज्यादा एजुकेशन दी गई, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी गई, तो इसीलिए लेबर वर्क के लिए वही प्रेफर भी किए जाते हैं। As a result, in the Indian rural belt, males are more likely to migrate and move from rural to urban areas in search of better jobs. यही कारण है कि जब बेटर जॉब्स के लिए कहीं जाना पड़ता है तो किसको मूव करना पड़ता है, मेल पर्सन्स को ही। While females are primarily responsible for household कोर्स एंड एग्रीकल्चर, और इनके लिए जो प्राथमिक कार्य माना जाता है यानी विमेन्स के लिए, वो उनका पहला कार्य ये माना जाता है कि सबसे पहले तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी अपने हाउस होल्ड की, यानी अपनी घर गृहस्थी की, और उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद अगर चाहे तो वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व
हो सकती है, यानी कि अपने अगर उनके घर के जो मेल पर्सन्स हैं वो बाहर है, किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं, तो जो फीमेल पर्सन्स हैं वो एग्रीकल्चर का काम देख सकती हैं। तो ये भी कुछ सिनेरियो है इसी वजह से। अब तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन है पॉवर्टी, रूरल मेंस का माइग्रेशन होना। ठीक है, अब देखिएगा पॉवर्टी भी इसका तीसरा और बहुत ही मेजर फैक्ट है, मेजर कॉज है। ठीक है, तो देखिएगा, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी women often work as agricultural laborers or domestic laborers in order to supplement the family's income or as domestic laborers। अब पॉवर्टी की वजह से भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि मेल पर्सन जो है रूरल एरिया का उसने सिर्फ इसीलिए माइग्रेट किया हो। दूसरी बात पॉवर्टी भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी women often work as agricultural लेबरर्स, वो भी लेबर के तौर पे काम करती हैं, यानी दूसरे के खेतों में जाके काम करना, फिर उससे कुछ अर्निंग करना। तो एक गरीबी भी इसका कारण है, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा फेमिनाइजेशन हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहा है। और आप सबसे बड़ा इसका, या फिर कहें कि वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप नरेगा स्कीम में ही देख लीजिए, जो इसका नाम अब मनरेगा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, 100 दिन का रोजगार, तो उसमें भी आप देखेंगे महिलाओं की भागीदारी आधे से ज्यादा देखने को अब मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे का, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी तक तो हमने कॉजेज देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, यानी कि विमेन्स की लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो फेमिनाइजेशन हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहा है। लेट्स डिस्कस। नंबर 1, वर्क ओवरलोड। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कोई नया काम ऑप्ट किया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो प्रीवियसली वो वर्क कर रहे वो काम रिड्यूस हो गया है, बल्कि ये काम एक इंक्रीज्ड फॉर्म में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि एक एडिशनल वर्क ही है, तो वर्क ओवरलोड भी ज्यादा है। तो देखिएगा, इन लाइन विद पैट्रियार्कल सोशल रोल्स women are responsible for reproduction and care activities। अब देखिएगा, ये पुरानी जो बात है, पुरानी बात ये है कि अगर हम पैट्रियार्कल सोशल सिस्टम में रह रहे हैं, हमारे यहाँ जो है वो ज्यादातर एक तरीके से देखा जाए तो पितृ सत्तात्मक सत्ता नजर आती है अभी भी, लेकिन ये जल्दी ही ये सिनेरियो चेंज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहा जाए कि मैट्रियार्की हो जाएगी, लेकिन हाँ फिर भी बराबरी का रेशियो देखने को मिल सकता है हाल फिलहाल कुछ सालों में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। पहली बात तो अगर उन्हें अपनी जनरेशन को बढ़ाना है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी ये ड्यूटी किसके पास है, ये ड्यूटी भी महिलाओं के पास है। एंड केयर एक्टिविटीज, और फिर उसके बाद उनकी अपब्रिंगिंग, उनको ध्यान रखना, उनके कहा जाए कि जब तक वो वेल मैच्योर नहीं हो जाते या फिर अडल्ट नहीं हो जाते तब तक उनकी केयर एक्टिविटीज भी जितनी हैं वो सारी की सारी विमेन्स द्वारा ही परफॉर्म की जाती हैं। फिर इसके बाद ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा है, बट परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, विद मेल out migration women have additionally taken on the role of agriculture। अब ये जो ट्रेडिशनली ये जो काम या वर्कलोड इनके पास था, यानी रिप्रोडक्शन का और फिर केयर एक्टिविटीज का, फिर पूरी हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, वो तो अभी भी है, लेकिन रूरल मेंस के माइग्रेट होने की वजह से ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर एग्रीकल्चर की आ गई है। ठीक है, तो वर्कलोड ज्यादा है। अब देखिएगा, दिस मीन्स दैट दे नाउ हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन फैमिली एंड ऑल्सो वर्क एज एग्रीकल्चरल वेज लेबरर्स। अब एक से भले तो दो होते ही हैं, कम से कम चलिए ठीक है, माता यानी कि अगर एक फैमिली में मदर है फादर है तो कुछ तो वर्कलोड कम हो ही जाता है, लेकिन अब एक तो जो मेल पर्सन जो काम करते थे वो भी इन्हें करना है, और दूसरी बात जो ये ट्रेडिशनली करते आ रहे थे वो भी करना है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है, तो वर्कलोड ज्यादा हुआ है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से। दूसरा, सोशियो कल्चरल आइसोलेशन, ये भी देखने को मिलता है। एक तो लोग काम भी कर रहे हैं, दूसरा कई लोग इस काम को बुरा भी मानते हैं, यानी कि अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विमेन्स का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना उन्हें लगता है कि ये कोई एक क्राइम है। ठीक है, तो ये भी प्रेशर उनको झेलना पड़ता है। तो दूसरा जो इम्पैक्ट हुआ है वो सोशियो इकोनॉमिक आइसोलेशन का है। अब देखिएगा, विमेन्स हु take up traditional male roles to sustain the family after men migrate are often frowned on in communities because
दे हैव ट्रांसग्रेस्ड सोशियो कल्चरल नॉर्म्स। अब ये तो हमेशा से होता है, जब भी आप कोई पुराने रूल के एडवर्स कोई काम करेंगे, यानी कि एक ऑर्थोडॉक्सी को अगर आप तोड़ेंगे जो हमेशा से चलती चली आ रही है, तो आपको तो क्रिटिसिज्म झेलना ही है, ये बात तय है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अब अगर किसी के यहाँ पे जो मेल पर्सन है वो माइग्रेट होके चला गया है किसी सिटी में या अर्बन एरिया में फॉर हिज अर्निंग, तो फिर वीमेन जो पर्सन है या फिर कहीं जो फीमेल पर्सन है उसी के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व भी हो रही है, किस लिए इन्वॉल्व हो रही है? टू सस्टेन दी फैमिली, यानी उसके हस्बैंड के जाने के बाद अपनी फैमिली का की केयर करने के लिए अगर उसे अर्निंग करनी पड़ रही है या फिर अपने ही खेतों में या दूसरे के खेतों में काम करना पड़ रहा है, तो उसे एक और भी चीज झेलनी पड़ती है कम्युनिटी से, यानी वहां के जो भी समुदाय या कहीं के आसपास की जो सोसाइटी है, क्या कि उन्होंने चेंज कर दिया। दे हैव ट्रांसग्रेस्ड सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, यानी जो अभी तक चलता आ रहा था संस्कृति में कि मेल पर्सन ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस बात को भी उन्हें झेलना पड़ता है, ठीक है। यानी कि उनको आइसोलेशन, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता या फिर उन्हें कम्युनिटी से बाहर करने की बात कही जाती है, तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। फिर इनसफिशिएंट टाइम फॉर चाइल्ड रेजिंग, एक सबसे बड़ी लैकिंग ये है, अभी तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर रिप्रोडक्शन की थी या फिर अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की थी, लेकिन अब क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इनको काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। क्या लिखा है? इनसफिशिएंट टाइम फॉर चाइल्ड रेजिंग, यानी अपने बच्चे के अपब्रिंगिंग में जो पूरा समय वो लगाती थी, अब आधे से ज्यादा समय उनका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जा रहा है, तो ये भी इम्पैक्ट है। तो देखिएगा, वर्क ओवरलोड लीव्स वीमेन विद इनएडिक्वेट टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों के लिए उन्हें पर्याप्त समय अब नहीं मिल पाता। डिस्पाइट इकोनॉमिक गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम मेल माइग्रेशन, parental absence may lead directly to decreased care and supervision, negatively affecting child rearing। ये बात सही है, डिस्पाइट इकोनॉमिक गेन्स, ये बात ठीक है, पहले एक लोग अर्न कर रहे थे, अब दोनों लोग अर्न कर रहे हैं, यानी कि वो अर्बन एरिया में और ये एग्रीकल्चर के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेरेंटल एब्सेंस है, यानी जो माता पिता की जो केयरिंग जो पहले हो रही थी उसकी अनुपस्थिति की वजह से क्या हो रहा है, इट में लीड डायरेक्टली टू द डिक्रीज केयर, यानी कि जो पहले जितनी अच्छी तरीके से देखभाल या अपब्रिंगिंग हो पा रही थी, अब वो उसके कुछ निगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है किसका, विमेन्स के कहा जाए कि एक तरीके से एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन का। यहाँ पे बात फेमिनाइजेशन की नहीं है, यहाँ पे बात माइग्रेशन की है, ठीक है, कि माइग्रेट होने की वजह से ही ये सारी चीजें, यही कॉज है इसका, ठीक है। अगर वो माइग्रेट नहीं होते तो विमेन्स को क्या जरूरत थी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने की, ठीक है। आप देखिएगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज, चौथा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो मेंटल हेल्थ इश्यूज होगा। आप, ये तो एक कॉमन सी बात है, अगर आप अभी 4 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो पर डे की वर्किंग है वो 4 आवर्स की है, लेकिन सडनली आपको 8 आवर्स करना पड़ जाए या फिर 16 आवर्स करना पड़ जाए, तो ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल आपको लगेगा कि मेंटली आप काफी ज्यादा इरिटेट भी होंगे, ठीक। अब देखिएगा, स्पाउसल सेपरेशन ड्यू टू मेल माइग्रेशन, lack of companionship and increased household responsibilities may trigger mental health problems in left behind female spouses of migrant workers। एक तो वर्कलोड इतना, ऊपर से मेल पर्सन का जो सेपरेशन है वो एक अलग प्रेशर है, ठीक है। तो देखिएगा, स्पाउसल सेपरेशन ड्यू टू मेल माइग्रेशन, लैक ऑफ कंपेनियनशिप, यानी कि जो भी बातें हैं या जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम उस प्रॉब्लम को वो शेयर कर सकते हैं किसी से, लेकिन अगर मेल पर्सन नहीं है तो ये भी एक लैक होता है, जिस इट में ट्रिगर द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अब जितना ही ज्यादा वर्कलोड हो रहा है उतना ही ज्यादा कोई पर्सन या कहें कि कोई कंपेनियन ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आप ये चीजें शेयर भी कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक चौथा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके लिए इसीलिए गवर्नमेंट जो है अब कहा जाए कि इनिशियल स्टेज पे या फिर कहें
कि रूरल एरियाज में ही एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने की कोशिश कर रही है। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बता दें, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री संपदा योजना। तो जो प्रधानमंत्री संपदा योजना है वो इसीलिए है कि जो मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं, मेगा फूड पार्क्स खासकर एक लिमिटेड एरिया में ही बनाए जा रहे हैं, यानी किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स की ही जो पूरी तरीके से जो उपज होगी वो किसी पर्टिकुलर एक फसल की ही होगी। अब वहां पे जब मेगा फूड पार्क लगेगा तो यानी खेतों से लेकर रिटेल तक पहुंचने की जो पूरी एक चेन है ये सब एक ही जगह पे परफॉर्म होगी। इससे क्या होगा कि जो किसान है या फिर कहें कि जो लोकल कम्युनिटी है उसको फायदा होगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो रॉ प्रोडक्ट है वो तो एक फार्मर के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जो जनरेशन है वो अर्बन एरिया में हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट था ये इससे रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो नए एम्प्लॉयमेंट मेगा फूड पार्क के द्वारा आ रहे हैं वो आके रूरल एरिया में ही आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं लिए, चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स चल रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी इम्पैक्ट तो नहीं दिखने वाला, बट दिखेगा डेफिनेटली। अब देखिएगा यहाँ पे नो रिकॉग्निशन एंड ओनरशिप। अब पांचवा रीजन ये भी है कि काम वही कर रहे हैं, यानी जो मेल पर्सन्स काम करते थे वही फीमेल पर्सन्स कर रही हैं, लेकिन इनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। ठीक है, अब देखिएगा women manage work at both household and farm levels, including maintaining livestock and selling milk and other produce in the market। यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा वो उनसे डबल ही काम कर रही हैं, एक तरीके से वो भी अर्निंग कर रहे हैं, ये भी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो इनका हाउस होल्ड का काम था वो भी कर रही है। अब यहाँ पे फार्म लेवल्स पे यानी एग्रीकल्चर का भी काम कर रही हैं, लाइव स्टॉक यानी कि पशुओं का पालन भी कर रही हैं एक तरीके से, यानी कि गाय भैंस बकरी ये इस तरीके की चीजों का भी पालन करके अपनी अर्निंग कर रही हैं, एंड सेलिंग मिल्क और दूध वगैरह का को बेचने का भी काम कर रही हैं, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन नहीं है डबल काम करने के बाद भी। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नेवर रिकॉग्नाइज्ड enough and continue to be marginalized in terms of land ownership। अब देखिएगा आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, जो खेत होते हैं या कोई भी भूमि है वो अक्सर आपको किसके नाम पे ट्रांसफर होती हुई दिखती है? मेल पर्सन के नाम पे, जबकि पूरी तरीके से उसकी जो केयरिंग है या फिर जो अर्निंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका फुल यूटिलाइजेशन है या कह सकते हैं कि जो पूरी मेहनत है वो किसकी है? वीमेन की है, लेकिन फिर भी ओनरशिप किसके नाम पे है? मेल पर्सन के नाम पे। ठीक है, रिकॉग्निशन किसको मिल रही है? मेल पर्सन को मिल रही है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पैक्ट है इसका। अब यहाँ पे देखिएगा जो अब ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि चलिए ठीक है, अभी हम ही ने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि विमेन्स खुद ये मान के चलती हैं कि वो ये काम नहीं कर सकती, जो लेबर वर्क है वो सिर्फ मैन ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे आपको अर्बन एरियाज में भी लोग दिख जाएंगे जो कि अर्निंग कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाए कि एक विन विन सिचुएशन हमें लगे, यानी ये काम भी हो और लोग जो विमेन्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन भी रहे और भारत सरकार के लिए या फिर के इंडिया के लिए भी ये काफी प्रॉफिटेबल हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं हाउ विमेन्स पार्टिसिपेशन इन नेचुरल फार्मिंग कैन बी अ विन विन सिचुएशन। अभी तक जो हम फार्मिंग करते आ रहे हैं उससे हमें इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती, लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो नेचुरल फार्मिंग का है या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का है। तो अगर यही विमेन्स आके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या नेचुरल फार्मिंग में इन्वॉल्व हो जाएं तो एक आपको विन विन सिचुएशन देखने को मिल सकती है, यानी ये काम भी बढ़िया रहेगा और दूसरी बात अर्निंग भी अच्छी रहेगी, और जो मेंस का जो हमें माइग्रेशन दिख रहा है अर्बन एरियाज के थ्रू, हो सकता है उसमें भी कमी देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेचुरल फार्मिंग यूजेस मेथड्स बेस्ड ऑन नेचुरल और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस थ्रू नेचुरल इनपुट्स, यानी कि एक तरीके से जो कंपोस्ट खाद वगैरह होती है उसी का प्रयोग करना, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्राकृतिक चीजों के द्वारा ही क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा कहा जाए उनकी उपज को बढ़ाना, ना कि पेस्टिसाइड या फिर कहा जाए फर्टिलाइजर्स का यूज करके, या जो कि आजकल के लिए अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो सबसे बड़े हेल्थ इश्यूज का जो कॉज है वो यही है, क्योंकि फार्मिंग में ही डिफॉल्ट है।
ठीक, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है कि जिससे जल्दी से जल्दी जो फसल आपकी 6 महीने में तैयार होती थी अब वो 3 महीने में ही तैयार हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साइड इफेक्ट भी तो होंगे ही। तो ये साइड इफेक्ट्स की वजह से इंडिया के सामने दूसरे इश्यूज आ जा रहे हैं। तो इन इश्यूज को रिड्यूस करने के लिए नेचुरल फार्मिंग पे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, और नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो लोग कर रहे हैं उनकी इनकम नेचुरल फार्मिंग से डबल है। तो ये काम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, इट इज अ प्रॉमिसिंग टूल टू मिनिमाइज farmers' dependence on purchase inputs while increasing their incomes, delivering ecological benefits and maintaining न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी। या जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज कई सारे निकल के आए सामने, जिसमें MS धोनी जी की हम बात कर लें, अगर करंट की बात कर लें तो उन्होंने अपने झारखंड में ही एक ऐसा शोरूम खोला था जिसमें सिर्फ और सिर्फ कहा जाए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही मिल रहे थे, यानी कि खुद से नेचुरल फार्मिंग के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट ही उनके शोरूम, उनके जो भी उन्होंने रिटेल का शोरूम बनाया था उसमें मिल रहे थे, जिसमें इतनी ज्यादा मतलब सेल हुई कि कई लोगों की नजरों में वो आ गए कि ये तो बिजनेसमैन भी बन गए। तो यानी कि इसमें इनकम है, लोग अपने अब हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस हैं, वो भी ऐसी चीजों का यूज नहीं करना चाहते हैं जिससे उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो। तो नेचुरल फार्मिंग में अगर इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो ये सारी चीजें रिड्यूस हो सकती हैं। और एक चीज और आपको दिखेगी कि विमेन्स जो है वो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर, क्योंकि वो ही घर में खाना बनाना उनका, तो उनको पता होता है कि क्या चीज हेल्दी है न्यूट्रिशन के लिए, या फिर उनके बच्चों के लिए क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं जरूरी है, इस चीज को वो बेटर तरीके से समझ सकती हैं। तो इसलिए अगर इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है नेचुरल फार्मिंग में। तो सरकार भी इस चीज को लेकर काफी कोशिशें कर रही है, इसीलिए SHG ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी, कि वो नेचुरल फार्मिंग भी करे, साथ साथ एक नेक्स्ट लेवल पे जिसे हम कहते हैं फर्दर फूड प्रोसेसिंग। तो फर्दर फूड प्रोसेसिंग या फिर कहें कि खाद्य प्रसंस्करण के से भी संबंधित जो कार्य है उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट देखा जाए, ठीक है। तो जिससे उनकी इनकम जब ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी तो इनके घर के जो मेल पर्सन हैं उनका माइग्रेशन भी रुक सकता है, ठीक है। तो ये थी कुछ जो आज के समय में जो जरूरत है कि भारत सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर में अगर विमेन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उनको वो प्रॉपर रिकॉग्निशन भी दी जाए, उनकी इनकम भी बढ़ाई जाए, और जो इम्पैक्ट थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इसी इनिशिएटिव के तौर पे, यानी कि जो पलायन है या जो माइग्रेशन उसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स ऑलरेडी चलाई हुई हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं जैसे कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस अब मनाया जाता है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे भी वर्क किया जा रहा है, एंड परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि नेचुरल फार्मिंग या जो पहले जिस तरीके से होती थी उस पे कैसे फोकस किया जाए। दूसरा यहाँ पे जो चौथा स्टेप लिया गया है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो जो ग्लोबल लेवल पे जरूरत है, या फिर कहें कि आपने सुना होगा SDG इंडेक्स के बारे में, यानी कि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडेक्स, जिन्हें अगर एक तरीके से हम कहें 17 गोल्स हैं, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके 13, 14 और 15 है। तो अगर इंडिया ऐसा वर्क करता है तो इंडिया का एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा टुवर्ड्स दी एनवायरनमेंट, यानी कि अगर पर्यावरण के लिए भी अगर हम एक स्टेप देखें तो ये भी एक स्टेप बहुत ज्यादा एक एडमायरेबल स्टेप हो सकता है, जिससे डबल बेनिफिट भी होने वाला है। एक तो भारत का ये जो चेंजिंग सिनेरियो है इस पे रोक लग सकती है, और दूसरी बात आप एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में विद सम न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।